हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इफ़े खान, एमपीटी न्यूरो। और आज हम बात करने जा रही हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जैसा कि आजकल देखा गया है कि हर किसी का कंधा जाम हो रहा है, दर्द हो रही है, सूजन हो रही है उसमें। ये होता क्यों है, इसके बारे में ही हम जानेंगे। सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और कैसे इसको चेक किया जाता है और किस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा ट्रीटमेंट पर्पज़ से। इसके बारे में बात करेंगे वन बाई वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। तो अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कंधे में दर्द हो रही है, उसके शोल्डर में पेन हो रहा है, नीचे हाथों में भी जा रहा है और उसको उठाने में दिक्कत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है। ये होता किन लोगों को है, तो बहुत से लोगों को एक समय में एक ही टाइम में बहुत देर तक ही बैठे रहने से ये परेशानी होती है। जैसे कि कोई काम अपना लैपटॉप पे कर रहा है, पीसी पे कर रहा है, या फ़ोन बहुत देर तक यूज़ कर रहा है, या किसी की जॉब है, टीचिंग है, ऑक्यूपेशनल ऐसी है, बैंकर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक ही पोस्चर में अपना काम करते रहते हैं और अपने शोल्डर को, नेक को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर लोकली स्टिफनेस शुरू हो जाती है और स्टिफनेस होने के बाद ही वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल किसी के पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो टहलता हो, कहीं जाता हो या थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता होगा। आजकल आपने एक चीज़ बहुत देखी होगी कि पहले लोग शोल्डर अपना यूज़ करते थे, पूरा हाथ को एकदम ऊपर तक के ले जाते थे, बट अब क्या होता है कि लोग अपने हाथ को यूज़ ही नहीं करते हैं। किचन में भी उन्होंने रैक्स वगैरह एकदम नीचे यूज़ कर लिए। अगर कपड़े में भी यूज़, पहले लोग कपड़ा फैलाते थे उस पर, तो उससे उनका हाथ पूरा यूज़ होता था। अब क्या होता है कि एक लिमिट तक की शोल्डर का मूवमेंट होना शुरू हो गया। तो जो लिमिट मूवमेंट होने लगा है, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है फ्रोजन शोल्डर का होना। तो पहले तो चीज़ ये देखा जाता है कि होता कैसे है। तो जब हम अपने कंधे को कम इस्तेमाल करेंगे या बार बार किसी एक पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ रिपीटेड स्ट्रेन हो जाएगा, बार बार किसी मसल्स को, मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में यूज़ करने से। देन वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारा जॉइंट है उसको कवर करता है कैप्सूल, तो कैप्सूल्स में और अराउंड मसल्स में स्टिफनेस शुरू हो जाती है, थिकनेस आने लगती है। थिकनेस होगी, फाइब्रोसिस होगी, देन वहाँ पर इतना स्टिफ होने लगेगा कि हमारा जो मूवमेंट है उस प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा और उससे हमारा रेंज ऑफ मोशन शोल्डर का कम हो जाएगा। तो इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अब बात आती है कि इसकी कि किस तरीके से इसके सिम्टम हमारे पेशेंट आएंगे तो देंगे। तो सबसे पहले कुछ पेशेंट आके देते हैं कि उनके कंधे पे भारीपन लगता है, शोल्डर में पेन हो रहा है। वो में भी एक साइड हो सकता है या दोनों साइड भी हो सकता है। तो पेन होगा, पेन के साथ वो मूवमेंट्स उनका पूरा नहीं होगा, यानी कि रेंज ऑफ मोशन कम होगा। अगर हमें कंधा पूरा ऊपर ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो 0 to 180 डिग्री तक के जा रहा है फ्लैक्शन पोजीशन में, तो उनका हो सकता है कि कम जाए। यही चीज़ अगर बाहर से उठाएंगे तो बाहर भी कम जाएगा और पीछे हाथ उनका नहीं जाएगा। ये एक साइन होता है फ्रोजन शोल्डर होने का, कि हमारा जो कंधे का जो मूवमेंट है, घुमाव है, वो कम हो जाएगा। कम के साथ दर्द भी होगा, कि अगर हम कर रहे हैं तो दर्द के साथ मूवमेंट हो रहा है, तो पेशेंट बहुत बार वो करने भी नहीं देते मूवमेंट। सूजन लोकल हमें यहाँ टेंडरनेस मिलेगी, अगर हम टच करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ उसको सूजन भी मिलेगी, दर्द भी मिलेगा। दर्द के साथ में भी हमको सूजन भी मिल सकती है और मूवमेंट्स अफेक्टेड होगा। अगर पेशेंट हमारे लेट स्टेज में आ रहा है तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं अपने दोनों शोल्डर को। तो हो सकता है कि एक साइड उसके शोल्डर में मसल्स वीकनेस भी दिखे हमें, कि शोल्डर पतली है, दिख रहा है कि हाँ शोल्डर उसकी एक साइड की वीक मसल्स की वजह से शॉर्टनिंग हो गई मसल्स की है या पतली हो गई हो। तो ये एक चीज़ हम चेक कर सकते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर की लगभग 3 स्टेजेस आती हैं। तो पहली जो स्टेज बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग फेस। इसको फ्रीजिंग फेस या पेनफुल फेस भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसको सबसे पहले कंप्लेन होगा कि दर्द हो रहा है। दर्द के साथ उसका जो मूवमेंट है वो स्टिफ होना शुरू हो रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से स्टिफ नहीं हुआ है। रात को दर्द उसका बढ़ जाता है और धीरे धीरे जैसे सुबह से लेकर शाम तक की उसका दर्द कम होने लगता है। तो दर्द, सूजन और स्टिफनेस, 3 चीज़ें हमें इसमें कॉमन देखने को मिलेगी और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 से लेके 6 महीने तक ही होता है फ्रीजिंग फेस का। दूसरा आता है हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर या फ्रोज़न फेस, जिसको हम लोग स्टिफनेस फेस भी कहते हैं। इसमें क्या है, सेकेंड फेज में दर्द उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन पेशेंट का जो कंधा होता है वो जाम हो चुका होता है। उसको बहुत बार पता ही नहीं चलता कि उसका कंधा जाम क्यों हो गया। जैसे हम इतना ऊपर उठा ले रहे हैं तो पूरा जा रहा है, उसका हो सकता है इतना ही उठे
उसके बाद वो बोलने लगी डॉक्टर साहब मैं तो पता ही नहीं चला मुझे, मैं कंधा ऊपर उठा रहा था और एक दिन गया नहीं तो पता चला कि कंधा क्यों जाम है। तो बहुत से ये सेकंड फेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं, इनकी जो स्टेज का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने से लेके 12 महीने तक की होता है। और इसमें क्या होगा, उसको कंप्लेंट्स क्या आएंगी, पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, नाइट पेन में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिफनेस हमें इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रोजन फेस। इसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरी फेज़ आती है यानी तीसरी स्टेज आती है, उसको थॉइंग फेस बोलते हैं या रिकवरी फेस। ये लगभग जो शुरू होती है 12 से 18 महीने पे, यानी 12 महीने से 18 महीने तक आपको फ्रोजन शोल्डर है और रिकवरी नहीं हुई है तो ये थॉइंग या रिकवरी फेस में चला जाएगा। इसमें स्टिफनेस ज़्यादा होती है और धीरे 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 एक टाइम बाद इसमें रिकवरी होना शुरू हो जाती है। पेशेंट का पेन एक स्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे वो भी कम होने लगता है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर प्रॉपर तरीके से आपने एक्सरसाइज की, ट्रीटमेंट की, तो ये बहुत अच्छे से आसानी से रिकवर हो जाएगा, इस स्टेज में पेशेंट नहीं पहुँचेगा। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होती हैं। तो दो तरीके की कॉजेज़ होती हैं, एक तो रिलेटेड टू शोल्डर यानी कि कंधे से हमारे रिलेटेड होगी, कि कंधे से रिलेशन उसका होगा। दूसरी होती है नॉन रिलेटेड शोल्डर, यानी कि बिना कंधे में हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो पहला जो रिलेटेड टू शोल्डर आएगा उसमें आएगा किसी तरीके की एक्सीडेंट, इंजरी, कि पेशेंट जा रहा है, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, चाहे वो घर पे हो गया, बाइक से हो गया, या चलते चलते ही इसका स्लिप हो गया और उसके शोल्डर पे पेन आ गया, तो ये इसका एक फर्स्ट कॉज आ गया कि किस तरह की एक्सीडेंट, इंजरी। सेकेंड कॉज आता है हमारा टेंडेनाइटिस, कि इन्फ्लामेशन, हमारे टेंडेंस में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से भी हमारा कंधा जाम हो जाता है। देन रोटेटर कफ इंजरीज, उसमें भी देखने को मिलता है। या बहुत से लोग ज़्यादा एक्सरसाइजेस या फॉल्टी एक्सरसाइजेस करते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि एक्सरसाइज करनी सही है या गलत है, तो गलत एक्सरसाइज की वजह से उनके शोल्डर में इंजरीज हो जाती हैं जिसकी वजह से कंधा जाम हो जाता है। और कुछ लोगों को देखा गया है कि गलत तरीके से सोते हैं या फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप पीसी का यूज़ करते हैं, तो उनका पुअर पॉस्चर होता है, या स्लीपिंग जो है वो कायदे से सोने का तरीका नहीं है। कुछ लोग तकिया जो है तकिया को लगा के सोते हैं या हाथ को इस तरीके से लगा के सो जाते हैं, जिस वजह से भी उनका रिपीटेड एक ही मूवमेंट्स बना रहता है और फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉन रिलेटेड फ्रोजन शोल्डर, यानी शोल्डर्स से अलावा अगर कोई और दिक्कत होगी तो क्या होगा। तो पहला आता है शुगर और थायराइड। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा या कम हो रहा हो, या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो रहा, तो उन कंडीशन में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, ये एज फैक्टर डिजीज़ भी होती है, लगभग 40 के बाद ज़्यादा कॉमन देखी गई है कि ये लोगों में पाई जाती है, और फीमेल इससे ज़्यादा प्रॉब्लम परेशान रहती हैं, मेल में ये कम होती टेंडेंसी। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि राइट शोल्डर में ही कॉमन है फ्रोजन शोल्डर होने का। उसके अलावा आता है कि रिफर्ड कॉज, कि उसको प्रॉब्लम तो कुछ और है लेकिन उसका कंधा धीरे 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 अपना जाम हो गया किसी बीमारी की वजह से। फिर आते हैं स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, पार्किंसन सिंड्रोम। स्ट्रोक में ये होता है कि पेशेंट पैरालिसिस हो गया, एक साइड किसी भी साइड हो गया, तो उसका कंधा काम नहीं करता, धीरे धीरे स्टिफ की ओर चला जाता है, तो फ्रोजन शोल्डर कंडीशन देखने को मिलती है। सेम यही चीज़ पार्किंसन में देखने को मिलेगी, धीरे धीरे मूवमेंट स्टिफ होने लगते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पुअर होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी देखने को मिलती है। उसके अलावा मसल्स वीकनेस है, कि अगर बहुत दिन तक कि आप मसल ही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका कंधा जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट करने के लिए जब भी आप डॉक्टर्स पास जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करेंगे आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हम लोग रेंज ऑफ मोशन शोल्डर का चेक करते हैं कि कितना आ रहा है मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, इनके कई मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग डायरेक्शन के, और उसके एंगल भी रहते हैं कितने से इतने एंगल आना चाहिए, तो हम उसको एंगल को चेक करेंगे, प्रेशर चेक करेंगे कैसा मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं है। देन टेंडेंस चेक करेंगे, टीयर है कि नहीं है, ये देखेंगे कहीं कोई ऐसी इंजरीज तो नहीं है। तो ये एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन भी कराया जाता है शोल्डर जॉइंट का, प्लस ब्लड टेस्ट भी कराते हैं कि अगर शुगर वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, थायराइड तो नहीं बढ़ा है कि उसकी वजह से ये हो जाता है। अब आप बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक कंजर्वेटिव, दूसरा सर्जिकल। कंजर्वेटिव में हम लोग इसको मेडिसिन दे के रिकवर करते हैं। नॉन सेडेटिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चलते हैं, पेन किलर्स होती हैं, मस्कुलर रिलैक्सेंट होती हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो हमें एनाल्जेसिक देनी ही पड़ती है, जिससे कि उसका दर्द कम हो सके, इन्फ्लेमेशन कम हो सके, प्लस इसके साथ मसल रिलैक्सेंट देनी पड़ती है, कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसका पेन रिड्यूस हो।
इसके बाद आती है कंजर्वेटिव में फ़िज़िकल थेरेपी, जो इसका अहम रोल है फिज़ियोथेरेपी का। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, तो मूवमेंट्स आपका ओपन नहीं हो पाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रो मोडलिटीज़ होती हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, प्लस स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, और आरओएम एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़े। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराई जाएगी। इसके अलावा अगर ये कवर नहीं होता, बहुत से पेशेंट ओल्ड स्टेज में आते हैं या पेन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश ये करते हैं कि उनको सर्जन देखते हैं और उनको इंजेक्शन देते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगते हैं, या बहुत बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, कॉज के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट चलेगा। आप किस कंडीशन में किस स्टेज पे आ रहे हैं, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डाइट से और एक्सरसाइज के थ्रू स्टेज के अकॉर्डिंग कैसे हम आपको ठीक करेंगे, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे आपको ये मिलेगा, उसको आप देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू।